नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के झुंझुनू दौरे की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का उन्होंने शुभारंभ किया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को विस्तार भी दिया और अब पूरे देश भर में ये योजना लागू कर दी गई है। और अब बेटी का सम्मान होगा, बेटियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कन्या भ्रूण हत्याएं जो हो रही है उसे किस तरीके से रोका जाए, ताकि जो लिंगानुपात जो बिगड़ गया है उसको किस तरीके से वापस पटरी पर लाया जाए। एक बड़ी मुहिम के साथ केंद्र सरकार इसको लेकर चल रही है और इस योजना को राजस्थान से और विस्तार दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब इस योजना को लेकर एक बड़ी पहल की बात है और माना यह जा रहा है कि 2022 तक सरकार की ये नीयत भी है कि जो कुपोषण से जो देश और पूरा विश्व जिस तरीके से परेशान है, इस कुपोषण को 2022 तक किस तरीके से खत्म किया जाए, कुपोषण रहित मुक्त भारत जो है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज इन्हीं पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो योजना है देश को आगे बढ़ाने की, क्या कुछ उसको लेकर आगे ग्राउंड स्तर पर देखा जाएगा, इसको जरा आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस मजमून को जरा समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए वे कोई मौका नहीं गंवाते, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय पोषक मिशन कार्यक्रम में उन्होंने अपना उद्बोधन पूरी तरीके से मिशन पर ही रखा। उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए घर से ही सोच बदलनी पड़ेगी, खासकर सास और मां को। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने अब वो योजना 160-161 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं, हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। उसके लिए वहां स्थिति अच्छी भी होगी, ज्यादा अच्छी कैसे हो उसके लिए भी काम किया जाएगा। मोदी ने समाज की सोच का जिक्र करते हुए अफसोस जताया कि हम उन्नति और तरक्की के लिए 21वीं सदी का जिक्र करते हैं, लेकिन बेटियों के प्रति हमारी सोच 18वीं सदी से भी नीचे की है। जब बच्ची को दूध में डुबोकर मार दिया जाता था, इस पर उनका कटाक्ष था कि कम से कम तब बच्ची पैदा होती तो थी, लेकिन आज तो कोख में ही कत्ल कर दिया जाता है। 4-4, 5-5 पीढ़ियों की बुराइयां आज इकट्ठा हुई हैं। पुराना जो घाटा है वो घाटा दूर करने में समय लगेगा, वो हर कोई समझता है, लेकिन अब तो हम तय करें कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज साल 2015 में हरियाणा से शुरू किया गया था, जहां लिंगानुपात देश में सबसे खराब बताया गया था। लेकिन झुंझुनू का लिंगानुपात देश में सबसे ज्यादा सुधरा है। जहां पहले 2011 की जनगणना में 1000 लड़कों पर 837 लड़कियां थी, वो अनुपात बढ़कर 2017 में 955 हो गया है। ये सरकार का दावा है। हर सरकार में कोई न कोई योजनाएं बनी है, लेकिन देखा यह गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अनुभव कहता है कि सिर्फ खाना ठीक हो जाए इतने से समस्या का समाधान नहीं होता है, एक पूरा इकोसिस्टम करेक्ट करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए मोदी का पूरा भाषण महिलाओं और बेटियों को समर्पित रहा, लेकिन इस मौके पर महिला आरक्षण बिल का मोदी ने जिक्र तक नहीं किया। महिलाओं के प्रति इस स्तर का सम्मान पहली बार किसी नेता का नहीं है। मोदी पुरुष प्रधान मानसिकता को महिलाओं की तरक्की में बाधा तो मान रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की संसद और सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 75 मंत्रियों में महज 9 महिला मंत्री हैं। 545 सीट वाली लोकसभा में मात्र 66 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं और राज्यसभा में 245 में से केवल 23 महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
तो प्रधानमंत्री को सुना और किस तरीके से वो किस मुहिम को लेकर आगे चलने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आधी आबादी को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उनको आगे नहीं लाया जाएगा, कोख में हत्याओं को अगर नहीं रोका जाएगा, तो हम उज्जवल भविष्य के सशक्त भारत की बात नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन सब चीजों को हम समझेंगे और सबसे पहले मैं आपको तारुफ हमारे पैनल का करा दूं। हमारे साथ आज बीजेपी से पंकज मीणा जी हैं, कांग्रेस से सुशील आसोपा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं और समाज सेवी निशा सिद्धू जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले निशा जी आपकी तरफ ही आना चाहूंगा, क्योंकि महिला दिवस है और महिलाओं को हमेशा मौका मिलना चाहिए और पहली कतार में अगर किसी को खड़ा करने की बात सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों की भी है, तो वो महिलाओं को आगे करना चाहिए और ये सभी की महती जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूंगा निशा जी। सबसे पहले तो महिला दिवस पर आपको शुभकामनाएं। और एक महिला के तौर पर किस तरीके की स्थिति को भारत की राजनीति में आप देखती हैं, किस तरीके की स्थिति हमारी सामाजिक जो संगठन है, हमारा सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं, और प्रधानमंत्री के आज की स्पीच की अगर बात करें तो उसे आप कैसे और कहां आंकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत मुश्किल से हासिल हुआ था। हमारी पूर्व बहनों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किए हैं, तब जाके हम आज मेरे जैसा भी कोई व्यक्ति यहाँ खड़े होकर बोलने की हैसियत रख पा रहा है। तो ये अधिकार बहुत मुश्किल से कमाए हैं, बहुत मुश्किल से अर्जित किए हैं। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी की आज की स्पीच का है, देखिए, भाषण देना, अच्छी योजनाओं की शुरुआत करना, अच्छी सोच रखना, अच्छी पहल करना, तो उसका तो हमेशा स्वागत किया जाता। उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा वो दूरगामी परिणाम है, आने वाले दिनों में जरूर पता चलेंगे। दूसरी बात, मैं समाज के अगर उसका मंथन हम करें तो आज भी मेरा ध्यान जो है मेरे देश के संविधान को बचाने पे है, मेरे देश को बचाने पे है। देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हम लोग तो बचेंगे ही। और फिर वो बहनें जो हमसे पिछड़ गई हैं, हाशिए पे धकेली गई हैं, जिनका आज भी आधा जीवन गोबर उठाने में और उपले थापने में और लकड़ियां बीनने में गुजर जाता हो, वो कब हमारी तरह पढ़ लिख पाएंगी, कब समानता का हक प्राप्त करेंगी, कब वो घूंघट से उनका पीछा छूटेगा? आज भी वो सारे बुनियादी सवाल उसी तरह से खड़े हैं। सरकारें आई हैं, गई हैं, आती जाती रहेंगी, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सब लेकिन निशा जी अब तक सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने इस मामले को बड़ी पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम इन बातों को लेकर आगे तो चल रहे हैं। आज कोई राजनीति वो नहीं करते नजर आए। आज केवल और केवल महिलाओं और बेटियों पर उनका फोकस रहा और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनको किस तरीके से आगे समाज में बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहा। तो उसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इसीलिए जो उनके बड़े बड़े कट आउट लगे हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। और उसमें जरा बच्चियों की तस्वीर देखिए। वो बेटी बचाने और पढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेटी बचाने और पढ़ाने का संदेश के बजाय वो गहनों से लदी हुई नन्ही बालिकाएं हैं। उसका माने आप वापस बाल विवाह की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो सोच भी जिस किसी ने भी बनाया, जिस किसी ने भी प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ उस कट आउट को लगाया, तो मुझे लगता है वो बहुत ही निंदनीय है। हम बेटियों को गहनों से लदे हुए निंदा करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत में हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं। खोट नहीं है, नई योजनाओं को लेकर वो हम उनके हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं बेटियों को। जी चलिए, हमारे साथ बीजेपी से पंकज मीणा साहब भी है। स्वागत है अगर ऐसी कोई भी सोच होती है तो। जी पंकज मीणा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। निशा सिद्धू जी ने जो कटआउट्स को लेकर जो बात कही है उसकी निंदा की जानी चाहिए, जैसा कि उनका कहना है इस तरीके के कटआउट्स रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत में कोई खोट नहीं है। एक अच्छी पहल उनकी तरफ से की जा रही है और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन फिर केंद्र सरकार आरक्षण की बात पर क्यों पीछे हट जाती है? महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लोकसभा में भी उसको पारित करा देना चाहिए और राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर और थोड़ी गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए। 33% की बात की जा रही है, जबकि आधी आबादी 50% तक मिलना चाहिए। लेकिन अगर आज भी अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के, विधानसभा के नंबरों पर नजर डालें तो महिलाओं की जो होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए, उससे बहुत कम है, बहुत कम है। तो कैसे हम माने कि प्रतिनिधित्व जो है महिलाओं को आगे मिल पाएगा?
दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को आज 8 मार्च महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विशेषकर आदि जनता को, जैसा अभी निशा जी ने बताया कि बड़ी मुश्किल से मुकाम हासिल किया है कि आज इनको घूंघट से मुक्ति मिली है। महिलाएं, खासकर बालिकाएं आज पढ़ने लगी है और पढ़ के न केवल पढ़ रही है, नाम रोशन कर रही है। जहाँ अवनी चतुर्वेदी आज अकेले फाइटर प्लेन उड़ाती है, तो वहीं कल्पना चावला स्पेस तक पहुंच गई। तो मैं कुल मिला के ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए जो काम हो रहा है, इसके मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा। आज 2011 में, आज से 7 साल पहले एक स्थिति ये थी कि राष्ट्रीय आंकड़ा जो था बच्चियों का जन्म दर का, वो 888 पे अटका पड़ा था। आज हम एक अगले 7 साल में इस स्थिति में आए हैं कि वो आंकड़ा 888 से बढ़कर 922 पहुंचा है। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँ, झुंझुनू जिले ने, विशेषकर आज जो झुंझुनू में कार्यक्रम आयोजित होने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि झुंझुनू जिला एक ऐसा है जिसने अपनी प्रेरणा से, वहां की जनता ने ये ठाना कि हमको इस आंकड़े को सुधारना, हमको इस स्थिति को बदलना है। और उस कारण से आज जो लिंग दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर पूरे हिंदुस्तान में हुई तो झुंझुनू के अंदर हुई है। इसलिए वास्तव में झुंझुनू एक प्रशंसा का पात्र है। देखिए, जहां तक बात है महिला आरक्षण बिल की, आपने जैसा प्रश्न किया, निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा के ये हमेशा मूल विचार रहा है, न केवल विचार रहा है, हमने इसे घोषणा पत्र में भी किया। परंतु जब बिल पास करने की बात होती है तब हर सवाल ये सारा फिर क्या नंबर गेम हो जाता है। नंबर गेम का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब लोकसभा के अंदर हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल पारित कर दिया, वहां कांग्रेस ने हमारा सहयोग किया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर वहां से कांग्रेस बिल्कुल साथ थी। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि ट्रिपल तलाक का बिल पास होना चाहिए। और वही कांग्रेस जब राज्यसभा में बिल आता है तो वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना गांव में कि भारी होने लग जाती है। वह राज्यसभा में ट्रिपल तलाक को बिल्कुल पास नहीं करने देती, क्योंकि वहां जाते उनको पता लगता है कि भाई बिना हमारे सहयोग के ये बिल पास नहीं हो सकता। तो वहां उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सीधा सीधा कांग्रेस की नीयत दिखाती है कि भाई वो महिला सशक्तिकरण को कितना बल देना चाहती है। अगर उनको लगता था जी, क्या रास्ते में जैसे हमारे महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कांग्रेस की क्या यही आप नियत मान रहे हैं? मैं दुर्गेश जी इस बारे में ये कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण बिल को लेके पहले सदन के बाहर एक चर्चा होनी चाहिए, सदन के बाहर एक सहमति बननी चाहिए, और उसके बाद में अगर सबकी सहमति होती है तो निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल पारित होना चाहिए और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तो आप बिल्कुल इसका इनिशिएटिव ले सकते हैं, सरकार में हैं आप लोग चर्चा कर सकते हैं, मंच पे एक साथ सारे दलों को ला सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। एक पूरे देश में इसको चर्चा लेकर इसके ऊपर बात और एक आम राय बनाई जा सकती है। इनिशिएटिव आप भी ले सकते हैं, फिर शुरुआत क्यों नहीं? दुर्गे ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है। हमने इनिशिएटिव लिया ट्रिपल तलाक के ऊपर, इंस्टर तलाक के ऊपर हमने इनिशिएटिव लिया। क्या हर्ष हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को एक बार इस विषय में आगे आना चाहिए और आसुपा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल आए हम पारित करेंगे। जी, आसुपा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आसुपा जी, पंकज मीणा जी का सीधे तौर पर आरोप है कि लोकसभा में तो हमारे पास नंबर है और हम उसको लेके आ जाते हैं, और राज्यसभा में कहीं कहीं कांग्रेस जो है वो हाथ खड़ा कर देती है। ट्रिपल तलाक में जिस तरीके का मसला सामने आया है, अब वो महिला आरक्षण बिल को भी उससे जोड़ते हुए कह रहे हैं। प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। ये दुर्गेश जी, भाजपा के हमारे साथी मुझे लगता है आज थोड़ी सी इस विषय को डाइल्यूट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 15 करोड़ रुपए खर्च करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे इतना बड़ा उद्बोधन दिया है, और उन्होंने चाइल्ड वुमेन फीमेल सेक्स रेशियो पे बहुत बड़ा कई बातें कही है। उस सब को पीछे छोड़ के ट्रिपल तलाक की शरण में क्यों चले गए, मुझे समझ में नहीं आया। महिला आरक्षण को उन्होंने बहुत हल्के से जवाब दिया, वो मेरे समझ में नहीं आया। पर मैं तो दूसरी बात पे आ रहा हूँ जी। मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि वो तो जगह जगह मुस्लिम महिलाएं सड़क पे आ रही हैं। मैं इस बात पे आऊंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 3 साल से इस देश में कार्यक्रम चालू किया था। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने बताया, हरियाणा में जी। तो 2015-16 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरे देश में बजट कितना खर्च हुआ? केवल 59 करोड़। 16-17 में कितना अलॉटमेंट किया? 100 करोड़। खर्च कितना हुआ? 43 करोड़। 1 फरवरी 2017-18 में इन्होंने दिया 200 करोड़, जिसका खर्चा अभी तक
18 मार्च खत्म होगा जब पता लगेगा कि 200 करोड़ के विरुद्ध खर्च क्या किया है। इसमें भी इन्होंने 60% सेंटर और 40% राज्य का बर्डन डाल रखा है। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट का हश्र है। अब 200 करोड़ बजट था और उसमें 15 करोड़ केवल झुंझुनू में टेंट और कुर्सियां और बसें लाने में लग गए, तो उस पर तो कितनी गंभीरता प्रधानमंत्री जी खुद को है, इस बारे में संशय उत्पन्न होता है। अब रही बात महिला सशक्तिकरण की बात, तो देश को इतिहास में जाना होगा। ये जब मुस्लिम तलाक महिलाओं के तलाक की बात कर रहे हैं, तो जरा मैं इनसे एक बात पूछूं, 1955 में जब नेहरू और अंबेडकर सामूहिक रूप से हिंदू मैरिज एक्ट लाए थे, हिंदू कोड बिल लाए थे, तो निशा जी इस बात को सहमत होंगी, ये तो नहीं होंगे पंकज जी, तो आरएसएस और भाजपा और राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, इन सब ने विरोध किया था। और उसका मुख्य बिंदु क्या था हिंदू मैरिज एक्ट का, कि एक हिंदू पुरुष बिना तलाक लिए दूसरी हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता। इसका विरोध किया तत्कालीन जनसंघ ने और सब ने मिलकर के। जबकि महिला अधिकारों के लिए जो कानून आए हैं देश में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पहले पुरुष स्त्री दोनों की तनख्वाहों में कमी होती थी, वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 और सबसे बड़ा पीसीपीएनडी एक्ट 1994, जो कि ये महिला फीमेल फोर्टिसाइड को टेस्ट नहीं कर सकते आप, और उसमें फिर संशोधन किया बैन ऑन अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग 1996। आप मुझे बताइए, जिस मेल फीमेल घरेलू हिंसा और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो भी इसमें जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये निरंतर जो प्रयास हो रहे हैं इस देश के अंदर, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की धरोहर नहीं है। बीच में सरकार जनता पार्टी की भी आई है, एनडीए वाजपेयी जी की भी आई है, 4 साल से इनकी भी है, पर मैंने इनका बजट का जो ट्रैक रिकॉर्ड बताया, वो इनकी कथनी और करनी में जो अंतर दिख रहा है उसका एक प्रमाण है। अब एक दूसरी बात राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने कही 888, पहले तो मैं इनको करेक्ट कर दूं, 888 नहीं 2011 का 915 है, जो बढ़ करके 935 के आसपास हुआ है। एवरेज जो नेशनल है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे होंगे राजस्थान में लगातार, मैं ये नहीं कहता कि प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट या पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट, जो एक कमेटी सिस्टम बना हुआ है, किसी पे छापे लगते हैं, भ्रष्टाचार भी होता है कि अल्ट्रासाउंड किया नहीं किया, ये सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। पर महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान लगातार 4 साल से 3 नंबर पे क्यों है, ये मोदी जी को, झुंझुनू में वसुंधरा जी को पूछना चाहिए था। और एवरेज 2.5 लाख ऑफेंसेस महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं राजस्थान में, ये मोदी जी को वसुंधरा से पूछना चाहिए था, क्योंकि वसुंधरा जी भी एक महिला है और मुख्यमंत्री हैं, और इनके पिछले कार्यकाल में तो महिलाओं को बड़ा इनके प्रति आकर्षण भी था कि ये कुछ करेगी, लेकिन उससे निराश हो गए। तब तो महिलाएं कहती है आ घर जावे तो माने चैन पड़े, आ कद जासी, ये स्थिति है महिलाओं के प्रति। चलिए, तो इस पर जवाब देंगे, सुपा जी जवाब देंगे पंकज जी से, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लें। श्याम जी, कैसा लगता है जिस तरीके से झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही और जिस योजना को लेकर चल रहे हैं, एक अच्छी मुहिम इसे कहा जा सकता है। वहीं अगर बात राष्ट्रीय पोषण मिशन की करें तो एक नई योजना को लेकर आए हैं, क्योंकि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, केवल भारत की नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्या से पार पाना बहुत जरूरी है और 2022 तक का फिर प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि कुपोषण मुक्त भारत बनाया जाएगा। कैसे देखें इस पूरे मसले को? हो गया? चलिए, लगता है श्याम जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बार फिर पंकज जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल देश में बन रही है, सुशील आसूपा जी ने भी कई आंकड़े गिनाए हैं, अगर बात खर्चे की करें तो जिस तरीके के खर्चों के आंकड़े हैं, बड़ी और योजना लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन जो खर्चे हैं वो कुछ हमारी जो सार्थक पहल होनी चाहिए उसके ऊपर संशय की स्थिति खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप 100 करोड़
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर खर्चे की बात करते हैं और केवल हम 59 करोड़ ही खर्च कर पाते हैं, और फिर पिछले साल की बात करें तो 200 करोड़ का बजट रखा जाता है और 43 करोड़ अब तक मार्च तक आते आते खर्च कर पाती है सरकारें। तो कहीं कहीं क्रियान्विति के अंदर कहीं कहीं एक संशय की स्थिति जो बेटी बचाओ ग्राउंड से चलना चाहिए उस ग्राउंड से शायद नहीं चल आंदोलन है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है, ये मूल रूप से अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। अवेयरनेस का इसके लिए मतलब सीधा सीधा बजट एलोकेशन एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया, आंकड़े जरूर इन्होंने बहुत सारे रखे, टीवी पे बैठ के अगर हमको चर्चा करनी हो तो आंकड़े कई प्रकार के रखे जा सकते हैं, कितने सच्चे हैं कच्चे झूठे हैं, इसके लिए बाद में चर्चा होती है। आप कहते हैं कि महिला उत्पीड़न बढ़ा, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 4 साल में हमारे पास आंकड़े हैं, विधानसभा के सदन में पटल में रखे हुए आंकड़े हैं कि पिछले 5 साल के अंदर हमारे यहाँ 20% प्रति वर्ष महिलाओं का जो उत्पीड़न के जो मामले दर्ज होते थे वो कम हुए हैं। अब ये कहां से दिया जाते हैं कि भैया 2.5 लाख 5 लाख केस दर्ज हो जाते हैं। साथ में आपने कहा पीसीपी इंडिया एक्ट की बात करी, ये पूरी बात बता नहीं पाए, मेरे ख्याल से समय इनके पास कम था। 1994 के अंदर ये एक्ट बनता है और 2010 तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, एक सिंगल केस दर्ज नहीं होता इसके अंदर। और जब ये इसके ऊपर हमने हमारी सरकार आने के ऊपर जब हमने इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी और हमने कार्रवाई न 2006 में तो हम लोगों ने करवा दिया, राजस्थान की सीमा से बाहर जाके हमने इसके अंदर जो डिकॉय ऑपरेशंस किए, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर ये जो भ्रूण परीक्षण है बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है। और मैं बताऊं, इस मामले किसी जमाने झुंझुनू बहुत आगे हुआ करता था, आज झुंझुनू में 0 है। आज इसी का उदाहरण सबसे बड़ा आप ये देख लीजिए कि आज भी एक डिकॉय ऑपरेशन हुआ है, राजस्थान ने किया, जो यूपी की सीमा के अंदर जाके किया है। ये जो इस तरह के जो लिंगानुपात में जो बढ़ोतरी हुई है, वो कोई 1 दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, इसके अंदर एक सतत प्रोसेस है। और जो सतत प्रोसेस है, कमिटमेंट के साथ हमने जब इसकी मॉनिटरिंग करनी शुरू की, इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब जाके आज ये रिजल्ट आए हैं हमारे कि भाई हाँ, हम वापस एक सम्मानजनक स्थिति में एक महिलाओं को भगवान के ऊपर पास जाके हम एक नजर मिला के कह सकते हैं कि हाँ, हमने एक अच्छा काम किया और उसके कारण से लिंगानुपात बढ़ा है। और अगर लिंगानुपात बढ़ता है और इसमें जो दोनों अगर पुरुष और महिला, कन्या और पुरुष की जो डिफरेंसेस हैं वो अगर कम होता है तो कहीं कहीं इसे अच्छा कहा जा सकता है, एक सार्थक पहल की जा सकती है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और ब्रेक से लौटेंगे तो हम कुपोषण की भी बात करेंगे। आखिर कुपोषण के क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या स्थिति भारत में कुपोषण को लेकर है, उसे जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस ओर भी प्रधानमंत्री का फोकस है और सरकार इसको लेकर भी एक लक्ष्य तय करके आगे चलने की बात कर रही है। क्या लक्ष्य पाया जा सकेगा या अभी भी उसमें शंका की स्थिति है, इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के झुंझुनू दौरे पे, और झुंझुनू दौरे पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर इसे विस्तार दिया है, पूरे देश भर में अब इसे लागू कर दिया गया है। पूरे देश भर में अब इसको लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम के साथ साथ किस तरीके से बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, मुख्यधारा में उनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का उनको सम्मान मिल सके, इसकी कोशिश अब सरकार के द्वारा इन योजनाओं के तहत होगी। तो वहीं 2022 में कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य लेकर भी प्रधानमंत्री चलना चाहते हैं और राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की उन्होंने आज शुरुआत की है। तो इसी को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मसले जो हैं देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भ्रष्टाचार, रोजगार और ये बड़ी बातें तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ उन योजनाओं को भी चलाना होगा जो हमारी आधी आबादी को आगे बढ़ाए, कंधे से कंधा मिलाकर एक सम्मान के साथ चलने की नीयत से उन्हें उन योजनाओं के तहत आगे बढ़ाया जा सके, उसकी बहुत जरूरत है। और वहीं जिस तरीके से गरीबी और अमीरी की जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसे रोकना और कुपोषण पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, ये भी एक महती जिम्मेदारी सरकारों की है, केंद्र सरकार की, और उसी को लेकर सरकार अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आज इसको हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से तारुफ करा देता हूं, बीजेपी से पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुशीला सोपा जी हैं और समाज सेवी निशा सिद्धू जी भी हमारे साथ हैं। तो पंकज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक और बड़े मिशन के साथ प्रधानमंत्री जो है वो चलना चाहते हैं और राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की उन्होंने शुरुआत की है, और
उनका जो लक्ष्य है, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य 2022 के अंदर कुपोषण मुक्त भारत का वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तरफ किसानों की 2022 तक जो आमदनी है वो डबल करने की कोशिश में है, लेकिन 2019 में चुनाव है। क्या लगता है जिस तरीके से 2022 का ये रिकॉर्ड लेके चलना, क्या लगता है कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि 2019 में क्या कुछ होगा ये तो भी काल के उसमें छुपा हुआ है। पहले से हम कैसे मान लें कि 2019 में आपकी ही सरकार वापस से आ जाएगी? दुर्गेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ 47 के अंदर, एक हमको बिल्कुल कहना चाहिए छिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था वाला देश हमको आजादी के बाद में मिला जी। हमारे पास आजादी के तुरंत बाद में पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि हमारे देश की जनता पर्याप्त भोजन भी एक समय पे कर सके, 2 समय पे अपने भोजन कर सके, वो ये हमारी चिंता का विषय था। पर बड़ा खेद से दुर्भाग्य है हमारा ये कि हम 70 साल तक हमारे देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी गरीबी और भूख बेटाओं के नारे के ऊपर चुनाव लड़ती रही और जीतती रही। 70 साल तक उन्होंने ये दिया। आज स्थिति ये है कि हम 70 साल बाद में कुपोषण की बात करते हैं। देखिए, इतने सालों में किसी सरकारों को चिंता नहीं हुई। आज निश्चित रूप से कुपोषण से मरने वालों के आंकड़े हो, चाहे कुपोषण से गर्भवती महिलाओं की जो परेशानियां होती है, उसकी लाखों समस्या हमारे सामने है। तो मैंने इस बात के लिए दिल से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे एक विषय को छुआ जो सामान्यतः मेन स्ट्रीम में नहीं होता। कुपोषण एक ऐसी समस्या थी जी, हम लोग चर्चा करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, पर कुपोषण एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम सामान्यतः चर्चा में नहीं आता। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और 2022 तक जो लक्ष्य रखा है ये एक प्रशंसा का है। जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण में न केवल छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, अब तो स्थिति अभी 10 साल पहले तक की स्थिति ये थी कि परिवार कुपोषण से पीड़ित नजर आते थे। हमारी सरकार ने न केवल हमने जो बीपीएल को राशन का गेहूं मिलने की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश की, बहुत मशीन लगा के पूरे सवाल ये कि 2019 तक सरकार का टेन्योर है। हमारे यहाँ पर 5 वर्षीय योजना का सिस्टम है और जो सत्ता में पार्टी आती 5 वर्ष वो अपनी सारी योजनाओं अपने एजेंडे पे काम करती है। 2019 तक की बात की जानी चाहिए। 2022 में तो अभी समय है, दूसरा टेन्योर पता नहीं किसका होगा, कैसा होगा, हम कह नहीं सकते। लेकिन ऐसे में अगर 2022 के आंकड़ों को लेकर या 22 में क्या कुछ लक्ष्य होंगे वो हम पहले से निर्धारित कर लें, तो क्या लगता है ये थोड़ा सा जल्दबाजी या थोड़ा सा यूं नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आशान्वित हैं? दुर्गेश जी, 2013 से हिंदुस्तान के अंदर एक परिवर्तन की बयार चल रही है और हर बार हर साल एक विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव में पूरे देश की जनता जो एक मैंडेट दे रही है वो बड़ा स्पष्ट सिग्नल है कि मोदी जी 2019 से 2024 का भी चुनाव जीतने वाले हैं। और जब हमको जो कुछ समस्या ऐसी है जो हमारे वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे जो जहन में बसी हुई है, उनको मिटाने के लिए हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे आना पड़ता है, एक लॉन्ग टर्म योजना बनाना पड़ता है। उसको हम ये केवल जिस तरह कांग्रेस ने राज किए वो हमको सब्जी बाग दिखाती थी और वो अपने 5 साल राज कर ली थी, 5 साल बाद फिर नए सब्जी बाग दिखाना शुरू कर दिया। हम उस पर काम नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म योजना लेके आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म योजना इसीलिए विश्वास के साथ लेके आ रहे हैं कि हम सरकार 2019 में बनाएंगे। लेकिन पंकज जी, दिल्ली की अगर चुनाव की बात करें, पंजाब के चुनाव की बात करें तो वहां पर तो स्थिति कुछ विभेद वाली है। वहां पर कांग्रेस की सरकार और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार। आप दुर्गे जी दिल्ली पंजाब की क्यों बात करना चाहते हैं? आप त्रिपुरा की क्यों नहीं बात करना चाहते? जब 25 साल बाद कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंका। त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ। पंकज जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, 44 कैंडिडेट कांग्रेस जो है, जो हकीकत है, जो वर्तमान है, हम वर्तमान को देखते हुए चले और योजनाएं जो है वर्तमान में किस तरीके से, मैं इसमें भी डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल लॉन्ग टर्म योजनाएं होनी चाहिए, दूरगामी योजनाएं होनी चाहिए क्योंकि उसके इंपैक्ट धीरे लेकिन बहुत अच्छे आते हैं। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर सरकारों की बात करें, 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल जनता को देने के बाद एक हमारा क्या कुछ काम किया है वो सामने रखना होता है। तो पहले उन चीजों को भी पहले देख लेना चाहिए और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म की योजना है, उसके लिए काफी कुछ समय 19 के बाद भी बात की जा सकती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से जिन योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, एक बड़ी योजना है। और अगर कुपोषण की बात करें तो 12 साल में जब हमारा पायदान देश में
मतलब विश्व के अंदर 97 से 96 नहीं हो पाया, तो हम कैसे मान लें 2022 में हम कुपोषण को मुक्त कर देंगे भारत से? कैसे मान लें? क्योंकि क्रियान्वित करना बड़ा अलग बात होती है और योजना बना लेना और योजनाओं के बारे में बखान कर देना अलग बात होती है। पंकज जी, बिल्कुल दुर्गेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना आम सामान्य आदमी समझता है। मेरे को लगता है बहुत टफ टास्क है ये, परंतु निश्चित रूप से हम कमिटमेंट के साथ में और एक अच्छी योजना के साथ जब आगे जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। और जैसा मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म योजनाएं होती है जिनका रिजल्ट 1 साल 2 साल नहीं, कई बार 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद तक आता है। मैं आपको इसीलिए जानकारी में बता रहा था, जब हमने कुपोषण के लिए हमने काम करना शुरू किया तो न केवल हमने जो पब्लिक सप्लाई का गेहूं जाता है उसको सुनिश्चित किया कि वहां हर आदमी तक पहुंचे, उसके लिए हमने पॉस मशीनें वहां लगाई थे। साथ में हमने जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू करी। आज आप देखिए राजस्थान के अंदर 8 रुपए के अंदर भोजन मिल रहा है, 5 रुपए के अंदर नाश्ता मिल रहा है। और ऐसा हमने कोई एक दो जगह प्रयोग के तौर पर केवल दिखाई वाली योजना जैसे दिल्ली में होता है वैसा नहीं किया हमने ये एक साथ राजस्थान में 500 गाड़ियां लगाई जो 45 शहरों के अंदर चल रही है। आज आप देखिए उन गाड़ियों जब वहां भोजन मिलता है तब आप देखिए वहां गरीब तबके का आदमी 8 रुपए भोजन करके कितना संतुष्ट होता है। ये इस तरह की छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और कुपोषण को बिल्कुल मिटा के रहेंगे 2022 तक, ये तय है। लेकिन पंकज जी, 40% जो हमारा उत्पादन है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, फेंक देना पड़ता है, उसका बंदोबस्त हमारे पास नहीं है, फिर हम कुपोषण को कैसे लड़ पाएंगे? चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा सुशील सुपा जी की तरफ चलते हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। सुशील जी, क्या लगता है 2022 के लिए एक बड़े योजना के साथ एक दूरगामी योजना को लेकर प्रधानमंत्री जी चलना चाहते हैं कुपोषण, क्योंकि पूरा वैश्विक तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे पार पाना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्रियान्वित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। मिड डे मील की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आती है। अगर हम हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो पोस्ट मशीनें तो दे दी, लेकिन आदमियों को घूमना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा, उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा। हालात ये है कि भूख से मौतें हो रही है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कैसे देखें इन सारी चीजों को? क्या जरूरी नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है पहले उसको सुधारा जाए, उसके बाद इन योजनाओं के ऊपर क्रियान्वयन जो है वो पुख्ता किया जाए? देखिए, पहली बात तो आपके बड़े अच्छे सब्जेक्ट को पंकज जी ने 70 साल के उस मोदी जी वाले फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया। उसमें तो एक लाइन का जवाब दूंगा, क्योंकि इन्होंने निरर्थक बातें कही है। एक लाइन में इतनी सी बात है कि जब देश आजाद हुआ तो मोर्टेलिटी रेट, जो एवरेज एज थी वो 32 साल थी इस देश में। अंग्रेजों के 250 साल के शासन का एक बुरा नतीजा ये हुआ और उससे मुक्ति दिलाई कांग्रेस ने। खैर ये वो उसमें मैं नहीं जाता, कांग्रेस का एक कर्तव्य था, जो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी। 32 साल हमारी एवरेज उम्र थी, जो अब 68 साल है। अगर कुपोषण के फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ तो फिर ये एवरेज एज कैसे बढ़ गई? हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारी बातें हैं। इनको पंकज जी कुपोषण के शब्द को पकड़ लिया। मैं उस दिशा का व्यक्ति नहीं हूं। अब आज प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, ये तो उन 28 योजनाओं को जो रीपैकेजिंग का नाम दे करके जो कर रहे हैं, जैसे आईसीडीएस है। बेसिकली राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है? आईसीडीएस। और मैं इसकी कोई पहल नहीं लूंगा कि आईसीडीएस भी नाम, क्योंकि कमजोरी से काम चल रहा था तो राजीव गांधी जी ने आईसीडीएस का एक डिपार्टमेंट अलग से किया, इसको टेक्नोलॉजी मिशन के 6 में से एक मिशन के रूप में किया। पर मोटी बात यह है कि इसका क्रियान्वयन, जिस पे इन्होंने पोष का कहा, तो पोष का तो जवाब एक लाइन का ये है कि 35,000 क्विंटल जो आपका गेहूं है खाद्य सुरक्षा का, वो तो पकड़ा गया आपका सवाई माधोपुर, अलवर और जोधपुर में। वो अनीता मीणा डीएसओ वो सस्पेंडेड है, उसकी जांच चल रही है। बिल्कुल। लेकिन उससे बड़ी बात मोदी जी और वसुंधरा जी के लिए ये है कि मोदी जी को ये पोषण मिशन की शुरुआत 12 से करनी चाहिए थी। 12 से क्यों? कि वहां फरवरी 2015 में एक ही दिन में पोषाहार की कमी से 15 बच्चे मरे और 35 बच्चे अस्पताल में एक सीरीज में एडमिट हुए। और सचिन पायलट जी ने जाके उनको संभाला और क्या पाया कि कांग्रेस की सरकार के समय से जो शहरिया एरिया है, जहां कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा आदिवासी एरिया है, वहां घी, दाल, तेल ये अलग से दिया जाता था उनको।
वो वसुंधरा जी ने 12 झालावाड़ में बंद कर दिया और वो बच्चे मौत के शिकार हुए और उसके 1 महीने बाद जो बजट आया उनको वापस घोषणा करनी पड़ी। तो इसका जवाब कोई नहीं दे रहा, जवाबदेही सरकार में समाप्त है। मोदी जी क्यों नहीं पूछती वसुंधरा जी से झुंझुनू में कि मैं पोषण मिशन की मेरे से शुरुआत कर रहा हूं, तुम्हारे 12 झालावाड़ में बच्चे क्यों मरते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में उदयपुर में बच्चे क्यों मरते हैं, इसका जवाब कोई नहीं ले रहा। 4-4 साल से राज कर रहे हो, 2022 के सपने दिखा रहे हो, 24 के दिखा रहे हो, 32 के दिखा दोगे, उससे कुछ नहीं है। देश की जनता देख रही है, आपके कारनामों को देख रही है, आपके काले चेहरों को देख रही है, आपके पोशार में करप्शन को देख रही है और आपकी वो तो जवाब केवल आपको पैसा दिख रहा है और सत्ता दिख रही है और जनता जो है वो जवाब भी देगी। एक बार निशा सिद्धू जी आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही मसले जो हैं हमारी बेटियों से जुड़े हुए हैं, हमारी परिवार से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं। अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो जो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले, जो मेरे पास आंकड़े इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, 51% जो महिला है देश की वो एनीमिक है, खून की कमी है। उन तक पोषण को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, बड़ी योजना जरूर चलाई जा रही है, लेकिन अगर 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर 97वें नंबर पर भारत था वैश्विक भूख सूचकांक में। पिछले 12 सालों से अगर बात करें, ये 16 की तो लास्ट रिपोर्ट है और 2000 करीब आप देख लें 12 साल पहले की अगर बात करें तो 12 साल से लगातार जो भारत थे वो 119 देशों में 97वें स्थान पर ही लगातार बैठा हुआ है, न एक पायदान आगे खिसक रहा है, न एक पायदान पीछे। अब ऐसे में हम कैसे मान ले कि जो कुपोषण का जो मसला है वो भारत सरकार इतना इजीली, इतने आसानी से इसको हल कर पाएगी? 2022 तक भारत को क्या कुपोषण मुक्त कर लिया जाएगा? क्योंकि अगर हमारी बेटियों की बात करें तो बेटियों में सबसे ज्यादा कुपोषण की स्थिति है। भारत की अगर बात करें तो 5 साल से कम उम्र में 38% बच्चे जो हैं वो आज भी पोषक पदार्थों के बिना जीने के लिए मजबूर है। बड़ा आंकड़ा है, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या माने, क्या 2022 तक ये सब कुछ आसानी से हो पाएगा? बहुत मुश्किल है और ये बहुत बड़ी बात है। ये खाली घोषणा कर देना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राइट टू फूड कैंपेन जो है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया भोजन की उपलब्धता और राशन सुनिश्चित करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता अगर कोई भी सरकार इस जवाबदेही को ठीक से इसका निर्वहन करती। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात, बीच में महिला आरक्षण को लेके कुछ टॉपिक छिड़ा था, मेरे दोनों मित्रों ने इस पे बात भी की है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस संगठन से आती हूँ जिसकी वाइस प्रेसिडेंट गीता मुखर्जी थी, जो सीपीआई की सांसद थी, वेस्ट बंगाल से पंसकुड़ा से जीत के आती थी। वो उस स्टीयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी जो महिला आरक्षण के लिए बनी थी। हमारा संगठन इस लंबी लड़ाई को लड़ता रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास करो। उसमें बहुत किंतु परंतु बहुत बार हुआ, फिर राज्यसभा में यूपीए 2 में पास हुआ ये, और लोकसभा को पास करना था। तब मान लिया उस वक्त सरकार में बहुमत नहीं था या जैसा भी था इधर उधर से बहुमत लिया गया, लेकिन अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है भाई। अब क्या तकलीफ है? मैंने प्रधानमंत्री जी, मोदी जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्र लिखा था, उनका जवाब भी मेरे पास आया था उनके कानून मंत्रालय से, कि मैंने यही कहा था कि हर बिल को आप बिना सहमति होते हुए भी पास करवा लेते हो, लेकिन जब महिला आरक्षण में बिल की बात आती है उसमें पूर्ण सहमति की टिंगलबाजी करके हर बार छोड़ दिया जाता है। तो उनके तरफ से आया था कि हम पूर्ण सहमति फिर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तो पूर्ण बहुमत है। तो सोनिया गांधी जी ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को कि हम साथ हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल भी मोदी जी से मिला था, तो उन्होंने वादा किया था कि पूर्ण बहुमत होगा तो जरूर पास करेंगे। अब तो पूर्ण बहुमत है, कोई अड़चन नहीं है। तो मोदी जी सच में महिलाओं के हितैषी हैं, तो जरूर पहले तो उस विधेयक को पास करें। हम कोटि कोटि धन्यवाद उनको देंगे, है ना बहन जी। वो पहले भाजपा का अध्यक्ष तो महिला बना दें, आरएसएस की मुखिया तो महिला बना दें। बेसिकली मानसिकता महिला विरोधी है भाजपा और आरएसएस की। और फिर ये कुपोषण दूर करने की बात है तो निश्चित तौर पे समय लगेगा इसमें।
पंकज जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। बिल्कुल दुर्गेश जी, महिला आरक्षण बिल के ऊपर हम बिल्कुल पॉजिटिव है। आरक्षण मिलना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। आसोबा जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, तो सोनिया गांधी जी ट्रिपल तलाक के ऊपर क्यों नहीं सहमति दी? इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। आपने क्यों नहीं निर्देश दिया कि लोकसभा में 3 बिंदु उठाए थे, आपने लोकसभा में माने नहीं, आपत्ति थी, आपने लोकसभा में शामिल नहीं किया, पारित करके आप सहानुभूति ले रहे हैं और वहां जाते हो, राज्यसभा में जाते हो, आपको पता क्या याद है? सहमत नहीं किए, बिल्कुल लोकसभा के अंदर सुझाव माने नहीं आपने, पूर्ण बहुमत से पास माने नहीं आपने, बिल्कुल हमने कहा कि आप भाषण पढ़िए वहाँ पे, आपने सहमति भाषण पढ़िए वहाँ पे, बिल्कुल भाषण लोकसभा में ये कहा है देखिए कि आप बहुमत के दम पे पास करा रहे हो, कांग्रेस इन 3 बिंदुओं को शामिल कर लो, हम तैयार हैं कि हम लोकसभा में और राज्यसभा में जाते सहमति नहीं देते, ऐसी कांग्रेस आज आप कहते हैं कि राज्यसभा में कहीं नहीं लिखा, जब आपके पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा में और राज्यसभा में, तब आपने क्यों नहीं पारित किया? महिला आरक्षण को देख लीजिए, गांधी महिला आरक्षण तो हिंदू महिला को भी मिलेगा, के टाइम पे महिला आरक्षण तो हिंदू महिला को भी मिलेगा, उस वक्त बिल पारित किया नहीं, महिला आरक्षण तो हिंदू महिला को भी मिलेगा। सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, ऐसा क्या मजाक करते? पत्र लिखने की आवश्यकता क्या थी? आप इसे पारित करते वो इन्हीं सारी चीजों को लेकर देखती है। वो जब चुनती है तो वो इस बात की उम्मीद रखती है राजनीतिक दलों से, जो सत्ता में आएगा वो उनके हित की बात करेगा, योजना चलाएगा। हर सरकार योजना चलाती है, उसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन की स्थिति है उसके ऊपर जनता और ज्यादा पुख्ता तरीके से काम करने की सरकारों से उम्मीद रखती है। उसको लेकर एक बहुत बड़ा जो वैक्यूम है उसे ठीक करने की, उससे दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। क्या लगता है, जिस तरीके से हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला दिवस के ऊपर हम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं तो लेके आ जाते हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है, हर महिला के मन में यह जरूर आता है कि जो नंबर लोकसभा में है, जो नंबर विधानसभा में राजस्थान की में नजर आ रही है, या राज्यसभा में जो नंबर आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। वो नंबर कब बढ़ेंगे? जब टिकट देने की बात होती है तो जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार कहते हैं साहब जिताऊ को हम देंगे। क्यों वहां पर फिर महिलाओं को आगे क्यों नहीं लाया जाता? वहां पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? राजनीतिक दलों में अपनी जो सिस्टम है उसके अंदर क्यों आरक्षण नहीं दिया जाता? ये दोनों से मेरा सवाल है, पंकज जी आपसे भी और आसोपा जी आपसे भी। राज करने की बात आती है तब हम जब चुनाव में जाते हैं तो हम उन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और फिर हम वापस से उन्हीं को टिकट दे देते हैं जिताऊ के नाम पर या अच्छे नेता के नाम पर मुझे दे देते हैं। महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। क्यों राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आप दोनों से मेरी ये गुजारिश है और आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर चाहूंगा कि आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इन सब चीजों को लेकर। मुकेश जी, पंकज जी आपसे। देखिए दुर्गेश जी मैं इस बारे में बताना चाहूंगा, जब चुनाव के अंदर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वैचारिक कार्यकर्ता चुनाव लड़े और जीत के आए, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती है। केवल मेरे ख्याल से राजनीति में ये बात अप्रासंगिक सी होगी कि हम महिलाओं को टिकट दें या इनको टिकट दें, वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा और ये चीज देखे ही नहीं। मेरे ख्याल से ये अप्रासंगिक सा विषय है। हाँ, पर इस बात में तय है कि अगर कोई जीतने वाला हमारा वैचारिक कार्यकर्ता है तो हम उसको टिकट देने की पूरी कोशिश करते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें किसी का किंतु परंतु नहीं है। यही गली तो है पंकज जी, यही गली तो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी गली से निकल जाती है राजनीतिक पार्टियां। महिलाओं को जब आगे बढ़ाने की बात होती है तो इस पतली गली से निकल जाया करती है। आसोपा जी, आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड? देखिए, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड महिलाओं को आगे बढ़ाने का रहा ही है और आप प्रतिशत के आधार पर देखें तो टिकट्स के मामले में भी हम इस बात का कंसीडरेशन अधिकतर रहता है कि हर जिले से कोई न कोई महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। और ये आप जिले गिनाने लगूंगा तो आप पाएंगे कि हर जिले में हमारे पास वुमेन लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। अब वो आप ये जो मेरे से सीधा प्रश्न कर रहे हैं, वो कौन अप्लाई करती हैं टिकट्स, किस विधानसभा में करती हैं, वहां पर पहले से कौन विधायक है, इसीलिए इन सब समस्याओं का समाधान कांग्रेस ने ढूंढा और कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण हो तो निश्चित रूप से पार्टियां इस बात से बंदिश रहेगी कि यहां से महिला कैंडिडेट ही होगा तो लीडरशिप आएगी। और इस महिला नेतृत्व का सबसे पहला काम राजीव गांधी जी ने किया, जो उन्होंने 1989 में
पंचायती राज और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण, बाद में राज्यों में अलग अलग जगह 50% सब जगह हुआ है। तो कांग्रेस में महिला आने से डरने लगी है। अगर आप महिपाल मोदेना, मलखान विष्णु, इस बात का कोई संबंध नहीं है इस बात से। इसके बाद तो महिला आने से महिलाओं का आरक्षण से कोई संबंध नहीं। बातें करते हैं, विषय को डाइल्यूट मत करिए, विषय को डाइल्यूट मत करिए। बिल्कुल मुद्दा डाइल्यूट करने वाली बात नहीं है। ये आपके कांग्रेस का चरित्र है जो राज्य की जनता ने कांग्रेस की ऐसे मामले हुए। कांग्रेस की तो फाउंडर अध्यक्ष एनी बेसेंट महिला थी। इनके तो भाजपा में आज श्यामा प्रसाद से लेकर आज तक कोई महिला अध्यक्ष जनसंख्या भाजपा की नहीं बनी, आरएसएस की कोई महिला नहीं बनी। मैं आपको जानकारी बता दूं, आरएसएस के महिला प्रतिनिधि अलग होती है और महिला उसमें है। राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति होती है, स्वयं सेविका समिति, उसकी महिला ही अध्यक्ष है। आप आपको जानकारी नहीं है, बीच में लाके डाइल्यूट अध्यक्ष बना दीजिए। चलिए निशा सिद्धू जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। सुमित्रा महाजन जी को अध्यक्ष बना दीजिए। निशा सिद्धू जी आपकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, क्योंकि और अमित शाह के सामने कौन बोले। जो है राजनीतिक पार्टियां जो है ऐसे में ढूंढ लेती है। महिला आरक्षण की बात करना बड़ा आसान होता है लेकिन दे देना बड़ा मुश्किल होता है। आपसे एक लास्ट प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी क्या महिला आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए? अगर आरक्षण की बात महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें तो टिकट बंटवारे में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बेशक होना चाहिए। ये उनके राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति और उनकी ईमानदारी पे निर्भर करता है कि वो कितना ईमानदार है महिलाओं को अपने भीतर आरक्षण देने के लिए। और ऐसा होता नहीं, ऐसा पुरुषों को अपनी सीटें खिसकती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए पुरजोर वो विरोध करते हैं। एक बात पहले भी आपने पूछी थी, वो चूक गई मेरे से, कि आपने एक डाटा दिया था 51% एनेमिक महिलाओं का। तो मैं राजस्थान की बात करूं तो मेरे प्रदेश की विधानसभा में जिस बात की जोरों से चर्चा है वो है कि विधानसभा के ऊपर भूत प्रेतों का साया है। जिस विधानसभा ने एक डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में 9 मार्च को पूर्ण बहुमत से पास किया, और वही विधानसभा के विधायक अगर जादू टोना, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात करेंगे, क्योंकि जो महिला एनेमिक है, जो 4, 5 और 6 में जिसका हीमोग्लोबिन अटका हुआ है, उसके आंखों के आगे अंधेरा भी छाएगा और चक्कर भी आएंगे, बुरी स्थिति भी होगी, कमजोरी भी आएगी। तो उसको अच्छा आहार मिले और ये जादू टोने से बाहर निकले, वो तो कानून था। और विधानसभा में चर्चा हो रही है कि विधानसभा जिस जगह बनी हुई है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम चाहेंगे कि जो आधी आबादी है उसके जो वाकई हिस्से में जो आना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए। और कोशिश इसी बात की होनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर महिलाओं का सम्मान बढ़े, उनको काम करने की आजादी मिले, वो आगे आए, राजनीतिक तौर पर भी उन्हें आगे आना चाहिए। और अगर बात तो उनके खान पीन से जुड़ी हुई है, उनके पोषण से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल बेशक प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की, अब उम्मीद हम उनसे यह भी करते हैं कि इन योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री इनके क्रियान्वयन पर ध्यान देंगे और समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं पर क्रियान्वयन हो, इसकी उम्मीद हम प्रधानमंत्री से करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से पंकज मीणा जी जुड़े, कांग्रेस से सुशील आसोपा जी और निशा सिद्धू जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।